नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली में क्या गैंग वॉर हो सकती है। एक आरोपी जो कि कोई कहता है पुर्तगाल में, कोई कहता है कहाँ है, कोई कहता है कहाँ है। सच्चाई है दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में कुछ भी भनक नहीं है, कुछ नहीं पता है। वो फ़ोन नंबर बदलता रहता है, वो लोकेशन बदलता रहता है। दिल्ली पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है या ये दुहाई देती है वो तो विदेश में हम क्या करें। ये तो दुहाई बहुत पहले से ही चलती आ रही है। बहुत सारे अपराधी अब दिल्ली से बाहर बैठकर, चाहे गोल्डी बरार हो, लॉरेंस हो, ये तमाम अपराधी वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं। शूटर्स को भेजते हैं, लेडी डॉन्स को भेजते हैं, यहाँ घटनाएं होती रहती है, गोलियां चलती रहती है। हाल ही में गोलियां चली 40 गोलियां। आप सोचिए, दहला कर रख दिया। एक गोली चल जाती है तो एकदम आसपास पैनिक बन जाता है। 40 गोलियां चलाई राजौरी गार्डन इलाके में। आरोपी का कुछ भी अता पता नहीं है। कनेक्शन जुड़ा हिमांशु भाऊ से, जो कि गैंगस्टर है। मैंने जैसे बताया वो कहाँ है नहीं पता, पुर्तगाल में कहाँ है। 18 से ऊपर केसेस है। हरियाणा के गैंगस्टर दिल्ली में आकर आतंक मचा रहे हैं और दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरकर गोपाल जी बैठी हुई है। ये जो नया सिंडिकेट सामने आया है, नीरज बवाना, नवीन बाली और ये गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, ये सब मिलकर एक लेडी डॉन को भेजते हैं और वो अमन की हत्या करवा देती है शूटर्स के जरिए। वो भी फरार है, शूटर्स भी फरार है, वो बंदा मर गया। ये भी कहा जा रहा है कि वो दूसरे गैंग से जुड़ा था। तो ये गैंग वॉर पुलिस के लिए राहत की बात है या फिर ये आफत की बात है? क्योंकि आम लोगों में तो दहशत फैलती है ना। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, किसी भी रीजन में किसी भी जगह पर गोलियां जब चलेंगी तो वो राहत की बात तो नहीं हो सकती। राहत की बात सिर्फ 1% इस तरह से कही जा सकती है, जो कि आमतौर पे हम फिल्मों में सुनते हैं कि ठीक है आपस में ये लोग लड़ मरेंगे, पुलिस को केवल बस बॉडी उठानी पड़ेगी। लेकिन ये इतनी मामूली और इतनी आसान बात नहीं है। आप किसी भी इलाके में अगर कोई गैंगवार जैसी कोई सिचुएशन आती है, कोई गैंगवार जैसी घटना होती है, तो पूरा इलाका की सिक्योरिटी पर उंगली उठती है कि आखिर वो गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से अभी पिछले 2 महीने के अंदर 2 बड़ी वारदात हुई है। मई में तिलक नगर में हुआ और उसके बाद अभी यहाँ पे राजौरी गार्डन में। तो और दोनों जगह पे ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। वहाँ पे कार शोरूम में गोलियां चली थी जिसमें 15-20 गोलियां मारी गई थी और यहाँ पे 40 गोलियां बताई जा रही हैं मारी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या अपराधियों के लिए ये एक सेफ जोन है दिल्ली, कि वो आते हैं, वारदात करते हैं और आराम से चले जाते हैं। मतलब कोई खौफ ही नहीं है? कोई खौफ नहीं है। यानी कि दिल्ली पुलिस की इनएक्टिविटी, यानी कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कुछ ना कोई तो लैग कर रही है, कुछ ना कोई तो कमज़ोर कड़ी कोई छोड़ रही, कोई विंडो ऐसी ओपन कर रही है जिसकी वजह से अपराधियों को एक स्पेस मिल रहा है एस्केप रूट का। तो वो निश्चित रूप से परेशानी की बात है। मैं आपको बता दूं, बर्गर किंग नाम से ये मर्डर केस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल 18 जून को मर्डर केस हुआ था। अमन नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई, 40 गोलियां चलाई गई, सीसीटीवी सामने आया। अब इसको लेकर तमाम बातें की जा रही है। हरियाणा के अपराधी यहां आकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तिहाड़ जेल में बैठे अपराधी साजिशें रच रहे हैं, चाहे वो नीरज बवाना हो, नवीन बाली हो, हिमांशु भाऊ हो, विदेश में बैठा है, तिहाड़ में बैठा है, साजिशें रचते हैं, यहाँ अपने जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं, गोलियां चलवाते हैं और चले जाते हैं और पुलिस शूटर्स पकड़ लेती है। कितनी अजीब बात है ये। और सबसे बड़ी बात है, शूटर्स यहाँ के नहीं बल्कि हरियाणा इधर उधर से आते हैं। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में ये चल रहा है। चाहे पंजाब की बात करें, वहाँ भी इस तरह का होता रहता है। लेकिन राजधानी में जब ये होता है तो तमाम सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्रालय है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, यहाँ पर संसद है, यहाँ पर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं जब सेशन चलता है। यानी कि दिल्ली में देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे सारे देश के रहनुमा यहाँ आते हैं। एक बहुत वीआईपी इलाका है और ऐसे में किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कम से कम इस जगह को बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसीलिए पुलिस पर सवाल उठता है कि क्या ये एक सेफ हाउस बन गया है दिल्ली? नहीं, सेफ हाउस की तो सर ऐसी बात है कि यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हुए थे और यहाँ पर दंगे हो रहे थे दिल्ली में। बिल्कुल, तो इससे बड़ी क्या बात है? बिल्कुल, इसीलिए बात कह रहे हैं ना कि क्या हमारा दिल्ली जो है वो नोटोरियस इलाका है? नहीं ना। यानी कि इसमें पुलिस को सोचना पड़ेगा और उसके लिए जवाब देना पड़ेगा और उसको पूरा एक अपना रूट मैप तैयार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से यहाँ पे आ रहे अपराधियों को इस तरह की वारदात करने से रोकें। किसी भी तरीके से हम उनको अलाउ ना करें कि वह दिल्ली में एंटर भी कर पाए। दिल्ली में जब एंटर कर रहे हैं तो उसके पहले वो 10 बार सोचे कि दिल्ली जा रहे हैं, कहीं मार ना दिए जाएं, कहीं हमारे साथ ये घटना ना हो जाए। तो ये खौफ बहुत ज़रूरी है, वो अब फिलहाल नहीं दिखता है।
यही वजह शायद इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं आपको बता दूं, इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ी है, कटरा में ये लड़की अनु धनखड़ देखी गई थी, उसके बाद से मुंबई की ट्रेन में फरार हो गई, पता नहीं मुंबई पहुंची भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस समय ये शायद साउथ की तरफ कहीं गई है, लेकिन ये कहाँ है, इसका वेयर अबाउट्स के बारे में अभी तक किसी को कोई सुराग नहीं, सिर्फ हवाबाजी हो रही है। इसमें कहीं कोई कंक्रीट कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अनु के बारे में जरूर ये है कि ये एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है जो अपने घर परिवार से दूर यहाँ पीजी में रहती थी, शायद यहाँ आई थी फर्जी दिल्ली में, फर्जी आधार कार्ड के जरिए रह रही थी। हाँ, टारगेट था अमन और वो अचीव कर लिया। और उसके बाद आराम से अब एस्केप कर गई और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये गलती तो सर हरियाणा पुलिस की नहीं, क्योंकि जब मुकदमा सबसे पहले हरियाणा पुलिस में उसकी गुमशुदगी का लिखाया गया था, नहीं तो वो हरियाणा के रीजन में ही ढूंढ रही थी, मगर ये था कि वो तो दिल्ली में बैठ के अपने क्रिमिनल्स के साथ कहीं ना कहीं सिंडिकेट तैयार कर रही थी। एक जांच में ये भी बात सामने है बर्गर किंग केस में कि दरअसल अनु के टारगेट 2 थे। एक और टारगेट था अमित मलिक। जब अनु का मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला गया तो उसमें एक अमित मलिक नाम के शख्स से उसकी कई बार बात हुई, उसकी लोकेशन ली गई, उससे बातचीत की गई, उसको बुलाया गया तो पता चला जी वो भी एक गैंग से जुड़ा हुआ है, उसका भाई। और ये भी पता चला कि अनु का एक भाई है जो कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में था, जो कि सस्पेंड हो गया। दहेज केस में उसके ऊपर मुकदमा हुआ, अरेस्ट हुआ, सस्पेंड हो गया। उसके खिलाफ इसी अनु के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था पहला, वो यही दहेज वाला मामला था, जो उसका अनु के खिलाफ नहीं हुआ था, अनु के भाई के खिलाफ। अनु के भाई के खिलाफ भी हुआ था, अनु का भी नाम था उसमें, दहेज के मामले में हुआ था। पहली बार अनु का नाम जो है वो एक तरह से पुलिस डायरी में सामने आया। नहीं, लेकिन हिमांशु भाऊ का जो दबदबा है हरियाणा रोहतक में, वहां पर इसने एक मिठाई के कारोबार को धमकाया था और पैसे की वसूली हुई थी। तब इसका नाम इसमें का नाम पहली बार एज ए क्रिमिनल लिया गया था। देखिए दहेज वाले मामले में तो क्या पारिवारिक मामला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा एक रंगदारी वाली बात थी जिसमें फिरौती मांगी गई थी कि पैसे दो नहीं तो गोली मार देंगे। तो जब अनु का मोबाइल फोन खंगाला गया तो उसमें अमित मलिक का नंबर मिला, पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, उसने बताया वो तो एक गैंग से जुड़ा। ये भी पता चला, उसने बताया कि ये बताती थी अनु कि उसका एक भाई ट्रैफिक पुलिस में है। जब आगे जांच बढ़ी तो पता चला कि दरअसल टारगेट नंबर 2 अमित मलिक था, क्योंकि जो जिस गैंग से वो जुड़ा था उसकी अदावत थी हिमांशु भाऊ के साथ, और इसी वजह से वो इसको भी मार गिराना चाहता था। ये दिल्ली में हो क्या रहा है सर, गैंग वॉर? बिल्कुल गैंग वॉर, बिल्कुल देखिए ये पूरी गैंग वॉर की सिचुएशन है, और ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन बन रही जैसे कुछ समय पहले पंजाब में हम देख रहे थे कि पंजाब में लगातार गैंग वॉर्स हो रहे थे, गैंग्स आपस में भिड़ रहे थे, लाशें गिर रही थी, पुलिस जो है केवल बस लाशें बटोर रही थी और वो किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही थी। जब एक तरह से लॉरेंस को उन्होंने काबू में किया या लॉरेंस को उन्होंने पुलिस कब्जे में रखा और उसके साथ के जितने भी सिंडिकेट के सरगना थे उन सबको पकड़ा, चाहे वो काला जेठेड़ी हो चाहे दूसरे जो भी हों, तब जाके कुछ स्थिति अब कंट्रोल हुई है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे सिद्धू मूसेवाले जैसा केस हुआ। तो ये सारी चीज़ें, पंजाब वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं हमको दिल्ली में दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात और मैं पढ़ रहा था कि नीरज बवाना लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास नहीं है, नहीं है, एंटी ग्रुप का है, वो एंटी ग्रुप है। नीरज बवानिया उसके साथ मिला हुआ है, तो क्या अब लॉरेंस और इनकी भी एक्चुअली देखिए है क्या ना, इस समय गैंग्स जो है ना वो सिंडिकेट के तौर पे काम कर रहे हैं। चाहे ये कौशल आप एक सिंडिकेट बना लेते हैं कि तुम्हारा रीजन हरियाणा का है, हमारा रीजन दिल्ली का है, इसका रीजन पंजाब का है, उसका रीजन राजस्थान का, और यही चारों स्टेट के सारे गैंगस्टर आपस में सिंडिकेट बनाकर अब एक तरह से 2 टीम बनाकर खेल रहे हैं। जैसे एक लॉरेंस की टीम हो गई और एक दूसरी जो है वो भानुपुरिया वाली टीम है, वो हिमांशु भाऊ नहीं, ये हिमांशु भाऊ जो है वो नीरज बवानिया, और ये लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं पंजाब का जो दूसरा गैंग है, बाम्बिया गैंग जो है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के काउंटर पार्ट बन जाते हैं, और वहाँ पे इस वजह से ये लोग अब ये गैंग वार दिल्ली में खेल रहे हैं। इस समय दिल्ली में पूरी तरह से जो बाहरी दिल्ली का इलाका है ये गैंग्स के लिए एक प्लेइंग फील्ड बन गया है। तो ये कोई अच्छी बात है क्या? दिल्ली पुलिस को इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे में आरोपियों को, शूटर्स को पकड़ना चाहिए, डॉन को पकड़ना चाहिए। और इसमें चिराग एक चीज है, पकड़ने कोई सोल्यूशन नहीं है, इस तरीके का सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। जैसे इसका एग्जांपल आप दीजिए, कैसे? किसी भी तरह पुलिस नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अगर कर रही हो क्या करना चाहिए बताइए? नहीं करना ये चाहिए, सीधी सी बात है, किसी भी तरह से इन लोगों को रियायत नहीं देना चाहिए। जैसा आप पहले कहते रहे कि
किसी भी तरीके से हम इन क्रिमिनल्स को अगर हम सेफ पैसेज देंगे तो ये फिर क्राइम तो करेंगे, क्योंकि क्राइम इनका पेशा है। वो अपनी रोटी पानी उससे वो चला रहे हैं और उसी से उनकी अपनी ऐशो आराम है। तो दिल्ली पुलिस को कुछ अरसा पहले, आप खुद देखिए, आप दिल्ली को पिछले 30 सालों से देख रहे हैं, आप बताइए कि आज से 10 साल पहले दिल्ली में इस तरह का तो नहीं था ना स्टेटस। ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन इतना रेगुलर बेसिस पे इस तरह के काउंटर्स या इस तरह के गैंगवार्स नहीं हो रहे। जो आरोपी बाहर है उनको पकड़ नहीं हम सकते। अब दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? या हम कम से कम यहाँ के जो अपराधी हैं जो दिल्ली में आके अपराध करके भाग जाते हैं, कम से कम उनके लिए तो हम विंडो कम कर सकते हैं ना, उनके लिए तो स्पेस कम कर सकते हैं ना। कैसे भाई? ये प्लानिंग करने का काम तो दिल्ली पुलिस का है ना, कि किस तरह से वो सैनिटाइज कर सकते हैं। अवैध हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वो एक मिनट, क्या दिल्ली पुलिस के लोगों को नहीं पता है कि अवैध हथियार कहाँ बन रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस के लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन से रूट से आ रहे हैं? क्या तो जब पता है, नहीं पकड़े नहीं जाते हैं, ये पकड़ने का ड्रामा किया जा रहा है। मैं साफ कह रहा हूँ, ये पकड़ने का सिर्फ ड्रामा। जब इनके ऊपर प्रेशर आता है तो ये 4 रिवॉल्वर या 4 पिस्टल पकड़ लेंगे कि साहब हमने हथियार वाला कहना है कि एक नॉन स्टॉप कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिल्कुल इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो कि किसी भी तरह से इनको सांस लेने का मौका ना मिले, मतलब हथियार ही ना मिल पाए इनको। ना तो हथियार मिले, ना अपराधी दिल्ली में घुस पाए। ये एक, अगर किसी तरीके से ये हम वेब बना पाए, इस तरह का कोई नेट तैयार कर पाए या दिल्ली पुलिस तैयार कर पाए, तो निश्चित रूप से लग रहा है जो इतने आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं वो कोई ऐसा सोच नहीं, क्यों नहीं, उनके दिमाग में होंगी, लेकिन किसी ना किसी तरह से सिस्टम में कहीं कोई लीकेज है, कहीं कोई ऐसी स्पेस है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग रहते हैं सर, ये एक्सक्यूज है, कहाँ बैठ, ये एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज है कि इतना बड़ा देश है, इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली के अंदर घुसने में अपराधी की हालत खराब होती थी। ये मैंने सुना है और मैंने खुद देखा भी। क्या लगता है कि यूपी का जो मॉडल है, मैं यूपी के मॉडल की तारीफ नहीं कर सकता। यूपी का मॉडल जो है वो बिल्कुल कारगर नहीं है, मुझे लगता है। हालांकि संविधान के खिलाफ भी है। बिल्कुल, आप किसी के, आपने अपराध किया, आपके घर में जाके आपके पिता का मकान तोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई? तो ये तो कोई सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि आप बाकायदा पिन पॉइंट स्ट्राइक कीजिए, पिन पॉइंट स्ट्राइक, कि अगर आपने अपराध किया तो हम सीधे आपको मारेंगे। शूटर्स इनके साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं जो बेरोजगार हैं, या वो लोग जुड़ रहे हैं? अब इसमें कई चीजें हैं, इसमें देखो ये लेयर्स में है सारी चीजें। इसमें पुलिस क्या करेगी इसमें? नहीं, बेरोजगारी के लिए अब बात दिल्ली पुलिस के लिए बेरोजगारी वाली इशू नहीं है, लेकिन कम से कम जो अपराधी हैं वो अपराधियों को तो आइडेंटिफाई करके उनको सैनिटाइज कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर वो नहीं कर सकती तो फिर करती है, मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकती। नहीं, अब वो सारे डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे, देखिए ऐसा है, ये मेरे ख्याल से ये एक मतलब ऐसा एक्सक्यूज है जो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। अच्छा, आप 5 पॉइंट बताइए जो इस पर काम हो जाएगा। देखिए, क्या यूपी मॉडल सही है? नहीं, कोई ठीक है। क्या अगर हम व्यापक पैमाने पर हथियारों को कर्ब कर पाए तो ये बहुत बड़ी जीत होगी? ये बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि गोलियां कैसे चल रही हैं? उंगली से तो नहीं चल रही हैं, उसके लिए पिस्टल चाहिए। पिस्टल कहाँ से आ रही है? पिस्टल के 2 सबसे बड़े ठिकाने हैं जहाँ पे अवैध हथियार बनते हैं। एक एमपी का धार इलाका है, एमपी के सादी और धार वाले इलाके में, दूसरा मुंगेर, ठीक है, बिहार का। तो ये 2-3 इलाके हैं, क्या इनको हम एक्वायर कर सकते हैं? क्या हम इनको कर्ब कर सकते हैं? क्या इनको हम डेमोलिश कर सकते हैं? पुलिस को ये सोचना पड़ेगा ना। फिर कौन सा रूट है जिसमें ये अनएम्प्लॉयड लड़के बच्चे वो किस वजह से अपराध की दुनिया में घुस रहे हैं? क्या हम वहां पे कुछ वो तो सरकार वो कर सकते हैं? सरकार का ही नहीं, पुलिस का भी। पुलिस का एक काम ये भी है, पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है। पुलिस का काम ये है कि बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस कार्यक्रम चलते हैं, अवेयरनेस प्रैक्टिकली सर बात कीजिए ना। ये क्या पुलिस का इतने सारे पुलिस काम करते रहेगी? ये भी नहीं, तो देखिए पढ़ाना शुरू कर दे, इम्प्रैक्टिकल तो दिमाग जो है वो नहीं, तो फिर बात ही खत्म कर दीजिए ना। ये इम्प्रैक्टिकल अगर सारी चीजें हैं प्रैक्टिकली कर सकती है, वही तो करेगी। तो पुलिस के पास ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं कि वो जो अपराधी पकड़े जाते हैं क्यों छूट जाते हैं? फिर वो तो कोर्ट छोड़ती है, कोर्ट दे देती है। क्या करें भाई, पुलिस क्या करें? कोर्ट क्यों छोड़ती है? एविडेंसेस नहीं होते हैं, कई बार होते भी हैं तो कोर्ट एप्रिशिएट नहीं क्यों? तो वही कह रहे हैं कि आप केस को इस तरह से कमजोर बना दोगे, आराम से छूट जाएंगे। आप बताइए, आप खुद देखते हैं, आप खुद करते हैं, आप खुद बताते हैं कि साहब पुलिस ने यहाँ पे लूपहोल छोड़ा, क्यों छोड़ा?
तो इसके लिए पुलिस कहीं ना कहीं कोई आपका कहना है कि जांच अच्छी होनी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बनेगी कि पहला नहीं बनेगी? आरोपी जो इंटेलिजेंस है वो अच्छी गैदर करे, proper। आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंस लगभग क्रैश हो गया। सर कोई क्यों आना चाहेगा? एक आम आदमी तो आना नहीं चाहता। कौन मुखबरी कौन पहले करते हैं? पहले क्यों होती थी? क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। सेंस अब ऑफ नहीं है। सिक्योरिटी तो क्यों नहीं है? वही सारी सवाल वहीं से खड़े होते हैं। अपराधियों के बारे में तो अपराधी जानकारी देंगे ना, एक आम आदमी को क्या पता अपराधियों के बारे में? सर पहले कैसे हो जाता था? हो सकता है चिराग, कई बार आउट द वे जाके ऐसा कोई नहीं बात है। करता। देखिए, हम ये चीज फिल्मों में से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो क्रैश हो गया। क्रैश करता, वो पुलिस की सपोर्ट करता है। Okay। ह्यूमन, और उसी की वजह से ये अपराधी लेकिन पकड़े सर, आप जाते एक हैं। चीज देखिए ना, डिजिटल युग आज की तो वजह से तब तो और एडवांटेजेस और हैं। advantages सीधी सी बात है, क्या अपराधी जो है वो पुलिस से ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या वो इतना पढ़ा लिखा है? हमारे आईपीएस अधिकारी जो हैं वो तो पढ़े लिखे और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, यानी टॉपर हैं, यानी वो किसी भी चीज़ को अच्छी गहराई से समझते हैं। अपराधी कौन सा ऐसा टॉपर है? अगर 10 अपराधियों के नाम लीजिए तो हो सकता है कोई एक पढ़ा लिखा निकलेगा, बाकी तो सब वही ठेठ गंवार होंगे। ठीक है। लेकिन उनके पास कैसे इतना ब्रेन आ गया कि वो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और हमारी पुलिसिंग उस चीज़ का उतना बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रही या उसको इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर पा रही? क्यों? तो कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं ना, हमारी उस पुलिसिंग पर, उस सिस्टम पर सवाल उठते हैं कि क्या उस सिस्टम को हमको कहीं दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये सारी बात कह रहा हूँ। गोपाल जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया यार, पुलिस वालों को भी ज्ञान पता है, लेकिन सवाल ये उठता है ना, होता कुछ नहीं है। पुलिस को भी पता है कि एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राइव चलाने की ज़रूरत है, लेकिन इतना काम है हर आदमी पर, इतना ओवर प्रेशर्ड है कि उसके पास टाइम ही नहीं है सब चीज़ें सोचने के लिए। गृह मंत्रालय भी है, 50 काम तो गृह मंत्रालय बताता होगा, और एक मिनट, मेरा गृह मंत्रालय 5 मिनट में बदल जाती है पुलिस की। एग्जैक्टली तो वही है कि गृह मंत्रालय का काम क्या है? आपका काम है खबर बनाना, है ना? लेकिन आप कहो कि यार मुझे खबर बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं नाश्ता कर रहा था, मैं फलाने जी से बात कर रहा था, मेरे पास और भी काम थे। तो आपका बेसिक काम तो खबर बनाना था, लेकिन आप बाकी काम में लग गए, तो ये एक्सक्यूज नहीं हुआ ना। गृह मंत्रालय का काम है इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को देखना कि आप लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करें। अगर कहीं किसी तरह से पुलिस वो कहती है ऐसे छोटे मोटे मामले होते रहते हैं। हाँ, तो अगर ये छोटा मामला है तो फिर हमको कुछ कहना ही नहीं है। अगर ये पुलिस कहती है तो फिर तब तो कुछ नहीं कहना है। तो आपके हिसाब से बड़ा मामला है ऑब्वियसली बड़ा। यार एक गोली भी चलती है भाई तो आपके पूरे इलाके में दहशत फैली रहती है कई दिनों तक, और वो गोली किसी के लिए भी जानलेवा हो सकती है। तो क्यों चली गोली? क्या इसका कोई रोड मैप बनाया गया कि गोलियां ना चलें? ये हमारा केवल सवाल है। चलिए वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए।